हमारे साथ होंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस नेता। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करिए और कम से कम अपने लिए तालियां बजाइए। आप यहां पर आए हैं तो पूरा दिन कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। बिल्कुल एनर्जी और जोश हाई रखें क्योंकि अगला सेशन बेहद खास होने वाला है। सचिन, हम आपके हवाले अब मंच करते हैं। हेलो चेक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक मंच पर। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान हैं किसी तारुफ के हालांकि मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अगर इनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँ। आचार्य हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। इतना तक तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे पता लगी, जो मैं जानता हूँ, आचार्य जी उस पर जो है मोहर लगाएंगे, इनका आईनों का भी जो है ना एक पार्ट टाइम कारोबार है। क्योंकि जैसे ही कोई गलती करता है या जैसे ही कोई कांग्रेस में गलती होती है आईना दिखा देते हैं। ये आईनों का कारोबार आपने कब से शुरू किया? जैसे ही कांग्रेस की टैली आपने देखी, इससे पहले कि कोई कांग्रेस नेता का रिएक्शन आया, सबसे पहले आपने कहा सनातन का श्राप ले डूबा। देखिए सचिन जी, पहली बात तो यह है कि राजनीति में होने का ये मतलब कतई नहीं होता है कि हमेशा झूठ ही बोला जाए। ये एक अजीब विडंबना है और इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। आप याद करिएगा 40 साल, 50 साल, 30 साल पहले का वक्त, जब कभी कोई नेता आता था, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, केंद्र का मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो या जो भी, तो उसको सुनने के लिए अपने आप लोग चल के जाते थे क्योंकि उसकी बातों की क्रेडिबिलिटी होती थी। आज गांव में केंद्र का मंत्री जाता है, राज्य का मंत्री जाता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, उन्हें लालच देना पड़ता है, उन्हें गाड़ियां प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्यों? वो दौर था, एक दौर था, लाल बहादुर शास्त्री ने एक अपील की कि भाई एक दिन का भोजन त्याग कर दो, पूरे देश ने खाना छोड़ दिया। ये हमारी राजनीति की शक्ति थी, लेकिन राजनीति में जो लोग थे उनकी शुचिता और उनके सच की शक्ति थी। तो आपका जो सवाल है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति में रहने वाले लोगों को लोग फॉलो करते हैं क्योंकि देश किस दिशा में जाएगा और देश की दशा क्या होगी ये उन पर निर्भर करता है। तो उन्हें अपनी बात का, अपने बयानों का और उनकी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। और वो तभी रखा जा सकता है जब हम खुद आत्मचिंतन करें, खुद आत्म साक्षात्कार करें। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों की समीक्षा करते हैं, दूसरों में गलतियां निकालते हैं, दूसरों की बातों का विरोध करते हैं। लोकतंत्र में विरोध करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देखें। यदि हमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया तो फिर ये सारी बीमारी का जो समाधान है वो हो जाएगा। एक बहुत अच्छा शेर है कि तमाम उम्र में यूं ही बस एक खता करता रहा, तमाम उम्र बस मैं यूं ही एक खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तभी तो मैंने आईने का ब्रांड एम्बेसडर आपको बताया ना कि आप हर एक को आईना बताते थे। लेकिन मैं अगर और थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँ, जैसे ही उस वक्त अभी पूरा रिजल्ट आया नहीं था, रुझान आ रहे थे, लेकिन लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में जो है अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। सनातन का श्राप ले डूबा। सनातन आचार्य प्रमोद कृष्णन की भाषा में, परिभाषा में है क्या? और वो सनातन जो बीजेपी, यानी कि वो वोट जो बीजेपी के पक्ष में गया इन तीनों में, उनका सनातन है क्या? देखिए, सनातन पर किसी का अधिकार नहीं है। बीजेपी की उत्पत्ति हुई 1980 में। सनातन तो आदिकाल से है। सनातन वो है जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन
के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सचिन जी, सनातन के बिना ना भारत की कल्पना की जा सकती है, ना सनातन के बिना भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि देश के कुछ राजनीतिक लोग, कुछ बड़े नेता यदि ये घोषणा करते हैं, यदि ये ऐलान करते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य सनातन को मिटाना है, हम सनातन का उन्मूलन करना चाहते हैं, हम सनातन को खत्म करना चाहते हैं, और उन नेताओं के साथ हमारी पार्टी खड़ी हो जाती है, तो ये पार्टी का दुर्भाग्य ही समझा जाएगा। और भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा, आस्था, विश्वास का देश है। सनातन को मिटाने वाले 800 साल मुगल रहे, लगभग 200 साल के करीब अंग्रेज रहे, 1000 साल तक भारत विदेशी हुक्मरानों की हुकूमत का गुलाम रहा। वो सनातन को नहीं मिटा पाए, तो ये गली मोहल्ले के चलते फिरते ये 1-1, 2-2 जिले के नेता सनातन को क्या मिटा पाएंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। जैसी अभी सदन में चर्चा चल रही थी, डीएमके के सांसद ने कह दिया कि बीजेपी हैज़ वॉन इन गोमूत्रा स्टेट्स, फिर दोबारा एक बहस छिड़ गई, कंडेम किया, तमाम एक्सपेंज हो गया। लेकिन फिर भी वो जो जिस बहस की आप जिक्र कर रहे हैं, अब अगर गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ना है, उनकी तरफ से तैयारी जो है वो सनातन के अगेंस्ट एक बार बयान है, HIV है, कोड है, सनातन खत्म कर दो, अपने आप से अलग करते रहे, तो फिर क्या गठबंधन का, जिसे हम कहते हैं गठबंधन का DNA ही खराब है? देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने ये कहा था कि सनातन जो है कोड है, वो कोड है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। तो इन तीनों बीमारियों को जरा देखो, डेंगू मतलब D, मलेरिया M, के मतलब कोड। तो इसका फॉर्म क्या बना? आप बताइएगा। मतलब मुझे कहने की जरूरत है, DMK मतलब है डेंगू, मलेरिया, कोड। तो मुझे लगता है वो सनातन, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उन्होंने उसकी व्याख्या भी वही की जो उनकी खुद की व्याख्या है। तो मुझे लगता है कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। अब दूसरा सवाल है कि जो विरोध, जिस तरह उन्होंने गौमूत्र स्टेट कहा, उनके ही एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, और इस बार जो उनके सेंथिल, मिस्टर सेंथिल हैं मेंबर पार्लियामेंट, तो जो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन और बाकी इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनका रिएक्शन सेंथिल के बयान पे आया, काश ये रिएक्शन स्टालिन के बयान पे आ जाता तो शायद इतनी बड़ी बुरी हार ना होती। जाहिर सी बात है। अब अगर मैं लेकिन जब मैंने ये कहा कि सनातन को मिटाने की बात करोगे तो खुद मिट जाओगे, तो मेरी पार्टी के कुछ लोग जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं वो मेरे ऊपर ही तलवार लेके खड़े हो गए। और आपके शो के बाद जब मैं जाऊंगा तो हो सकता है मेरा राजनीतिक वध करने की तैयारी हो जाए। लेकिन सत्य कहना और स्वस्थ रहना, इसमें कोई खोट नहीं है। अच्छा, मैं एक इन चुनावों की एक समीक्षा पे आऊँगा कि आप इन चुनावों को कैसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आचार्य जी, एक तो ये कि आपके सारे बयान जो हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट क्यों होते हैं, कांग्रेस में रह करके। बहुत से लोग क्योंकि जो भी मुझसे मिला उनका कि ये सवाल ज़रूर पूछना कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और सारे जो बयान हैं कांग्रेस के अगेंस्ट होते हैं। और दूसरा ये कि कांग्रेस को आने वाले वक्त में आप कहाँ देखते हैं इंडिया गठबंधन 3 राज्यों की हार के बाद? दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहली बात तो सचिन जी, आपका सवाल है कि मेरे बयान कांग्रेस के विरोध में क्यों होते हैं। मैंने प्रमुख रूप से मेरे 5 बयान हैं जो ज़्यादा चर्चित हुए। पहला, मैंने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी को बना दिया जाए। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है? दूसरा, मैंने कहा कि अगर आप राजस्थान में जीतना चाहते हैं तो अशोक गहलोत जी पुराने हो चुके हैं, उनका चेहरा बासी हो चुका है, उनमें फायर नहीं है। एक नया चेहरा सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना के चुनाव लड़ा जाए तो हम जीत सकते हैं। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है?
तीसरा मैंने कहा कि भारत की राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं, तो जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान मत दो, राम के खिलाफ मत हो, सनातन का विरोध मत करो, वरना आप मिट जाओगे। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है? पांचवा मैंने कहा कि अगर आप जातीय जनगणना की बात करते हो, प्रत्येक जाति का उत्थान होना चाहिए। प्रत्येक जाति के नेताओं को अपनी अपनी जातियों का उत्थान करने का हक है, लेकिन जातिवाद की राजनीति करना ये देश के खिलाफ है। विभाजन धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर, विभाजन विभाजन होता है, और भारत 1947 में धर्म के नाम पर एक विभाजन देख चुका है। भारत के विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर आज तक ताजा है। तो ये देश धर्म के नाम पर बंट चुका है। इस देश को जातियों के नाम पर और विभाजित मत करो। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है? तो आपको लगता है वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की फॉलोअर है, वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अशफाक उल्लाह के रास्ते पे चलती है, मौलाना आजाद के रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस है। वो कांग्रेस जिसके नेताओं का बलिदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए हुआ। वो कांग्रेस जिसके नेता, सबसे बड़े नेता, संस्थापकों में से एक महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। जिस राम राज्य की स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी सपना देखते थे, और वो महात्मा गांधी जब उनकी छाती पे गोली लगी, धरती पे गिरे, तो उनके मुंह से अंतिम शब्द निकला, हे राम। और तुम राम के खिलाफ अगर जाओगे तो ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है। मैं कहता हूं तुम राम के खिलाफ मत जाओ, सनातन का विरोध मत करो। जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं उनके साथ मत खड़े हो। क्या इस कांग्रेस के खिलाफ बयान है? फिर भी आपकी मानी तो जाती नहीं। सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं, उस सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं, कहा जाता है कि नहीं, आचार्य जी जो है क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हैं, इस कारण से जो है एक ऐसी चौकड़ी है, एक ऐसे सलाहकार हैं जो नहीं चाहते कि वो सत्य है या कटु सत्य है उसको सुना जाए। उसकी सजा जो है वो आचार्य जी को बहुत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कांग्रेस का भला चाहते हैं। देखिए, मेरे इस विषय पे कई इंटरव्यू यशवंत राणा जी ने किए हैं, राणा यशवंत जी ने। मैंने इनके इंटरव्यू में भी कहा है, मैं आज भी कह के जा रहा हूं कि ये भारत वो भूमि है जहां से सनातन का ओरिजिन है। सनातन और भारत, इनको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, मैं जो बोलता हूं यदि आपको वो पसंद नहीं आए तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपने कहा कि आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपको सीरियस नहीं लिया जाता। मुझे मेरी पार्टी के कुछ नेता सीरियस नहीं लेते, लेकिन इस देश की जनता मुझे सीरियस लेती है, उसका परिणाम आ गया। अब सवाल उठता है कि मेरी पार्टी में कुछ नेता जो हैं ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे कहीं स्थान नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी पार्टी कांग्रेस और मेरा देश ये सशक्त होना चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा लेना देना है। क्या उनका फर्ज है ये अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मैं अपना काम करता रहूंगा। एक चीज और कही जाती है कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। कहा जा रहा है कि 2024 पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी की टिकट से ही सांसद बनने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री दे सकते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार बनवा दी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि उन्होंने दोनों लोगों को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, कमलनाथ जी को भी या शिवराज जी को भी, और मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए। मैं क्या करूं? खैर, आपने गंभीर प्रश्न किया कि मैं भाजपा चला जाऊंगा।
देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं यहां से उठ के अपने आश्रम पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा ये भी मेरे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। तो मैं कल क्या करूंगा, कल क्या होगा, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा हैं। कोई मंगल ग्रह से नहीं आई है। ना भाजपा में जाना पाप है, ना कांग्रेस में रहना पाप है। अब मैं थोड़ा इन चुनावों का और आपकी नज़र से समझना चाहूँगा, इन चुनावों की स्ट्रेटजी का जिक्र कर लेता हूँ। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और जिसमें खासतौर से 3 राज्य हिंदी बेल्ट के थे, जिसमें बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई, मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आई। ये जीत बीजेपी ने इस इलेक्शन को प्लान किया कि चेहरा कोई नहीं होगा, ब्रांड मोदी है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि उनके मुख्यमंत्री थे पहले, लेकिन मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। हर रैली में, हर जगह सब कुछ यही बताया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास अशोक गहलोत भी थे, कमलनाथ भी थे, भूपेश बघेल भी थे तब। तो एक ब्रांड मोदी के तौर पर चुनाव लड़ा जाना और इस तरीके से ऐसे विक्ट्री होना और कांग्रेस के ऐसे डिफीट होना, जब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी तो कांटे में है, हो सकता हार ही रही है, लेकिन ब्रांड मोदी उसे ऐसे ले जाता है। आप इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत सशक्त और लोकप्रिय नेता हैं और बारात दूल्हे के दम पे चलती है। पर लेकिन प्रमोद जी, लेकिन आचार्य जी, एक बारात पटना में भी तैयार हुई थी, वहां पे भी दूल्हा तैयार था। बताइए, वहां पे भी कह रहे थे कि आप बस बनिए, हम तो बाराती चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने कई बार ये सवाल उठाया कि देश के सामने जो अब चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ कौन? तो मैंने ये बात कई बार कही है, आज फिर कह रहा हूं कि बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं होती, दूल्हा तय करना पड़ता है। दूल्हा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन घोड़ी पे तो बैठाना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है, भाजपा के पास एक बड़ा अच्छा दूल्हा है और घोड़ी भी अच्छी है। विपक्ष के पास दूल्हा है तो उसका ऐलान नहीं करते। कौन है दूल्हा? अरे दूल्हा तो है, ऐलान नहीं करते कौन ना। है? अरे बहुत दूल्हे हैं हमारे पास। एक आचार्य जी, कौन है दूल्हा? हमारे पास दूल्हे ही दूल्हे हैं। कौन है दूल्हा? नहीं, लेकिन अगर दूल्हे एक घोड़ी पे इतने दूल्हे बिठा देंगे तो घोड़ी बिदक जाएगी। यही तो दिक्कत है। बैठेगा तो एक ही ना भाई, यही तो दिक्कत है। जो मैं कहना चाहता हूं वो आपने कह दिया। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के बहुत कैंडिडेट हैं, लेकिन एक कोई घोषणा नहीं होती किसी एक की। मैंने ये कहा है कि किसी की भी घोषणा करो, पहली बात कि आपको एक फेस देना पड़ेगा और वो फेस दिए बिना नरेंद्र मोदी को हराना संभव नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी लीडर हैं और विपक्ष में ज्यादातर लोग रीडर हैं। रीडर और लीडर में फर्क है। तो ये जो जीत है, मैं इस जीत का तमाम श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। उन्हीं के नाम पे वोट पड़ा और उन्हीं के इशारे से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ। जिस व्यक्ति के अंदर जन समर्थन की शक्ति होती है, वही बोल्ड फैसला कर सकता है। जब व्यक्ति जन समर्थन से विमुख हो जाता है तो फैसला लेते हुए डरता है। मैं आज कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि ये जो रोज का नाटक चल रहा है, इसे बंद करो। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और यहां तक कह जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है। अगर कांग्रेस और बीजेपी एक है तो अखिलेश यादव जी को तुरंत इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस के दिल्ली में नेता सब कहते हैं अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, और फिर हम कहते हैं कि साहब लोकसभा के इलेक्शन में हम साथ आएंगे। तो लोकसभा के इलेक्शन में हम साथ क्यों आएंगे? क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। तो यदि ये हमारा जो उद्देश्य है ये जनता में चला गया कि हम देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी को नहीं हटाना चाहते, हम नरेंद्र मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि ये हमारे विरोध में है, तो
फिर क्या कीजिएगा? मैं एक बात कहूं, पंडित नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है और देश के प्रधानमंत्रियों के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से नफरत करने का अधिकार नहीं है। देश की जनता को ऐसा लगता है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी शक्ति है और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर इस भाव में परिवर्तन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता ने चुने, उनके फैसलों की आलोचना करिए, समीक्षा करिए। ये वो भारत है जहां भगवान राम के फैसलों की भी समीक्षा हो रही है। महात्मा गांधी भी कटघरे में खड़े, पंडित नेहरू जो राष्ट्र के निर्माता थे उन पे भी सवालिया निशान है। तो नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की भी आलोचना होनी चाहिए। मैं उनके कई फैसलों की आलोचना करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के वो फैसले जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है, उनका समर्थन करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। 22 तारीख नजदीक मैं आ यहां रही आज खुले मंच से कहना चाहता हूं, है। जी, मेरी गर्दन कटे या रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश का सर नहीं झुकना चाहिए, देश की गर्दन नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये सब कहते हैं। हम सब कहते हैं कि देश की एकता और अखंडता पे समझौता नहीं किया जा सकता। तो फिर जब 370 का हटाने का फैसला लिया गया तो नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए था। 370 को हटा करके अगर हम देश को एक निशान, एक विधान से जोड़ना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? भारत की नई संसद का निर्माण हुआ, उसका समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारत की संसद भाजपा की नहीं है, भारत की है। और माफ करना, पंडित नेहरू ने जो यहां संस्थान स्थापित किए, ना वो अपने छाती पे रख के ले गए, ना मोदी जी ले जाएंगे। देश की धरोहर देश में रहेगी, लेकिन हमें सच बोलना पड़ेगा। इसका नुकसान विपक्ष को हो रहा है। और एक बात और कह दूं, आप भी अचंभे से मुझे देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये आदमी बोले जा रहा है, पता नहीं यहां से जाए चिट्ठी जारी हो जाए। एक बात और मैं बताऊं, अच्छा, अब तक कितनी चिट्ठियां जारी हुई? एक बात और बताऊं, दलों को जोड़ने से दिल नहीं जुड़ा करते। अगर इंडिया गठबंधन में आप वाकई एक गठबंधन बनाना चाहते हो तो पहले दिलों को जोड़ो, दलों को बाद में जोड़ना। वरना इस इंडिया गठबंधन का ना कोई औचित्य है, ना कोई अस्तित्व है। तो क्या मोदी के लिए वॉकओवर है? अब ये मैं नहीं कह सकता, इतना तो पर्दा रहने दो। पर्दा तो आपने उठा दिया सर। मैं तो फिर भी इंडिया गठबंधन बना रहा था, आपने तो पर्दा उठा ही दिया। आपके सवालों का मैंने बहुत ही सच्चाई से जवाब दिया है। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कुछ बचा है। ऐसा क्या है, मतलब एक परसेप्शन के तौर पे ही आपसे जानूं, अगर मैं अभी 370 वाली जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं थी उनका आया, 370 5 जजों की खंडपीठ ने एक साथ कहा कि नहीं 370 हटाना जो है वो गलत नहीं था। और 370 के बाद का कश्मीर हमने भी देखा है किस तरह का है, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँगा, शाम को लाल चौक और वो जो तिरंगा। लेकिन उन याचिकाओं यानी कि 370 लागू होनी चाहिए दोबारा, जिसमें पीडीपी अच्छी थी, उन याचिकाओं में भी एक वकील कांग्रेसी थे, कपिल सिब्बल थे। उससे पहले जब राम मंदिर का पूरा मुकदमा चलता था 2019 चुनाव से पहले, बहुत बार कोशिश की गई। एक ये डाला गया कि भैया ऐसा है कि 19 का चुनाव आ रहा है इसलिए राम मंदिर की सुनवाई ना हो। फिर एक ये उससे पहले एफिडेविट दिया गया मैम के नाम से कि भैया ऐसा है कि राम के ऊपर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, राम कोरी कल्पना है। तो राम, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस को बहुत बेहतर से, क्या राम से नफरत है या राम की आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती उनसे? देखिए, जिस दिन मुझे लगेगा कि कांग्रेस राम विरोधी हो गई है, सनातन विरोधी हो गई है, मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा। तो जब कोरी कल्पना कह दिया जाता है सर, लेकिन कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस में कुछ नेता हैं जिन्हें राम के नाम से
नफरत है, हिंदू के नाम से नफरत है, हिंदुत्व के नाम से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं के नाम से नफरत है, उन्हें हमारे तिलक से नफरत है, उन्हें हमारे वेश से नफरत है, उन्हें हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता से नफरत है। वो महात्मा गांधी की कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पे, मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। मैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा हूं। ये बात आप पहले भी दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस वाम के रास्ते पे चल पड़ी है, जहां पे कहा जाता है रिलीजन इज पॉइजन। तो ये कौन से वाम नेता हैं, कौन सी ऐसी चौकड़ी है जो, जाहिर सी बात है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, हजारों किलोमीटर यात्रा करते हैं, दूसरे के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी साउथ पट्टी तक सिमट करके रह जाते हैं। तो ये ऐसा क्या है जो साथ रहते हुए भी उनको नहीं पता लगता कि ये हमारे लिए जो है के तरीके की खाई ही खोदी जा रही है, हम उस खाई में ही गिरते जा रहे हैं। आला कमान को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नहीं पता लगता, ये जो आसपास के नेता हैं। जिस कांग्रेस के नारे हुआ करते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आज उस कांग्रेस में ऐसे लोग शामिल हो गए जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो कांग्रेस कौन से रास्ते पे जा रही है? उसका विरोध तो करना पड़ेगा। अगर उसका कोई विरोध करता है, अगर कांग्रेस को कोई सशक्त करना चाहता है, अगर कांग्रेस से ये मांग की जाती है कि भाई राम का विरोध मत करो, सनातन का विरोध मत करो, भारतीय संस्कृति का विरोध मत करो, भारत को तोड़ने वालों का समर्थन मत करो, तो कह दिया जाता साहब आप भाजपा की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि अगर देश के अंदर एक ताकतवर सरकार है तो एक ताकतवर विपक्ष भी होना चाहिए, वरना लोकतंत्र मर जाएगा। लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए ये शर्त जरूरी है कि विपक्ष सशक्त होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह की हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है कि इस देश में 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और वो सिद्धांतों के दम पे लड़ना चाहिए, वो उसूलों के आधार पर लड़ना चाहिए। और उसूलों से, सिद्धांतों से, जो सिद्धांत कांग्रेस के थे, जो महात्मा गांधी ने बनाए थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे, जो इंदिरा गांधी की शहादत के बाद बने, जो राजीव गांधी के बलिदान के बाद बने, उन सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, सत्ता आए या सत्ता ना आए। अंतिम सवाल है मेरा, 2024 क्या देख रहे हैं? 2024 का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? 2024 में विपक्ष क्या देख रहे हैं? 2024 में कहां देख रहे हैं बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी को? हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी दुनिया को दिखाई दे रहा 2024, तो इस पे बताने की क्या जरूरत है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाना मेरे और आपके हाथ में थोड़ी है, देश की जनता के हाथ में। सर फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन? प्रत्यक्ष को प्रमाण आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? मुझे राणा यशवंत जी ने कहा था कि सचिन जी आपसे साक्षात्कार करेंगे। हाँ। तो मुझे तभी खटक रहा था। हाँ। है ना? तो आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि आचार्य नहीं, आप ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहूं या ना रहूं? वो दोनों बाहें फैला करके स्वागत करने को तैयार हैं। ये तो आप जाते नहीं हैं, बीजेपी वाले। जिनके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो दोनों बाहें फैला करके तैयार हैं। ये तो आचार्य जी नहीं मानते। देखिए, घर कच्चा हो या पक्का, अच्छा हो या बुरा, घर तो घर ही है। अगर आप मुझे उस घर से जबरदस्ती धक्का दिलवाना चाहते हैं तो फिर ऐसे सवाल करिएगा कि जिनका जवाब देना मेरा फर्ज तो बनेगा, लेकिन मेरा जनगण मन तय हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत सीधी बात रखते हैं। इस कारण से कई बार आपको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन आलोचक जो होता है उसे साथ हमेशा रखना चाहिए, और इसी चीज़ की शायद कदर होती है। आचार्य जी, इसी तरीके से बेबाकी से बोलने के लिए, हमारे साथ मंच पर आने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए एक बार फिर से कई विपक्षी नेताओं को आपने आईना दिखाया।
जिसका जिक्र शुरुआत में ही सचिन ने किया। शानदार तरीके से अपनी आपने बात रखी। जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कि आप हमारे मंच पे आए। सचिन, आपके संचालन के लिए भी